हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि ये फोर्स क्या होता है। व्हाट इज अ फोर्स? A stationary object on which no force is acting remains constant, remains stationary means अगर कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है मीन्स एक जगह पे रुका हुआ जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और वो एक जगह पे रुका ही रहेगा जब तक हम उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम स्पीड एंड द डायरेक्शन व्हेन नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मोशन में चल रहा है तो मोशन में ही रहेगा अपने डायरेक्शन के साथ जब तक हम उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट को मोशन फोर्स जब तक अप्लाई नहीं करते तब तो मोशन में नहीं आ सकता। अभी यहाँ पे नेक्स्ट में है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, ये दोनों का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहे होंगे। फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक आदमी जो है वो अपने गाड़ी को पीछे से फोर्स अप्लाई कर रहा है। सेकेंड डायग्राम में एक अपने डॉगी को खींच रहा है और थर्ड डायग्राम में एक लड़का फुटबॉल को किक मार रहा है। In the figure 3.1, a car moves in the forward direction when a man applied force from the behind. अभी क्या हो रहा है, मैन जब पीछे से फोर्स अप्लाई कर रहा है तो कार क्या हो रही है, आगे की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे मैन एंड कार दोनों ने फोर्स अप्लाई किया हुआ है। A Rubicon dog is being pulled by his master and a boy playing football is kicking the ball away. What do you observe from this? A force act on the two bodies through a interaction between them. अभी इस डायग्राम में क्या हो रहा है कि फोर्स जो हो रहा है दोनों तरफ से अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट बॉडी से भी और सेकंड बॉडी से भी, और दोनों में इंटरेक्शन है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जब फोर्स दोनों साइड से अप्लाई होता है तो सिर्फ कॉन्टैक्ट फोर्स से बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इसके लिए हम नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। एज शोन इन द फिगर 3.2, आयरन नेल्स गेट अट्रैक्टेड टू द पोल ऑफ द मैग्नेट ड्यू टू द मैग्नेटिक फोर्स। अभी मैग्नेट क्या करता है, लोहे के छोटे छोटे जो पिन्स होती है उसको अपनी तरफ खींचता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। और कोकोनट इज फॉलिंग फ्रॉम द कोकोनट ट्री। अभी नारियल के पेड़ से क्या होता है, नारियल नीचे की तरफ गिरता है। ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द अर्थ ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब वो किसके वजह से हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। व्हेन अ कॉम्ब गेट्स रब्ड अगेंस्ट द एयर, स्मॉल पीस ऑफ पेपर केप्ट ऑन द टेबल गेट अट्रैक्टेड टू द कॉम्ब। अभी आपने देखा होगा कि कंघी को जब हम बालों में रगड़ते हैं उसके बाद वो कागज के छोटे टुकड़ों के बाद लेके जाते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है। द कॉम्ब हैज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड देयर इज अ इंड्यूस अपोजिट चार्ज ऑन द पीस ऑफ द पेपर एंड द पीस स्टिक टू द कॉम्ब। फिर क्या होता है, पेपर में अपोजिट चार्ज आ जाता है जिससे वो कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। A force is seen to act through the direct contact to the objects via one more object. Such a force is called as a contact force. अभी हमने जो 3.1 डायग्राम में देखा था उसमें दोनों तरफ फोर्स अप्लाई हो रहे थे दोनों ऑब्जेक्ट में, उसे हम कॉन्टैक्ट फोर्स से बोलते हैं। एंड in diagram 3.2, a force is applied between two objects even if two objects are not in contact. अब यहाँ पर भी फोर्स जो होता है दो ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हुआ लेकिन वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मस्कुलर फोर्सेस एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी मस्कुलर फोर्सेस जितने भी होंगे वो सब कॉन्टैक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट विदाउट अ कॉन्टैक्ट, देयरफॉर दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अभी ये जितने भी एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स के, ग्रेविटेशनल फोर्स के और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के, ये कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसलिए इसे हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के एग्जांपल में रखते हैं। तो ये इसका हमको दोनों का डेफिनेशन से याद रखना है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। When a ball is kept on the table and pushes a little, it moves ahead and gets slow and stop. समझो टेबल पे कोई भी एक गेंद रखा है, जब आप उसे थोड़ा सा पुश करते हैं तो गेंद थोड़ा सा आगे जाके फिर स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अ कार रनिंग ऑन अ प्लेन रोड ट्रेवल्स सम डिस्टेंस एंड स्टॉप आफ्टर द इंजन इज स्विच ऑफ। अभी प्लेन रोड पे कार चल रही है लेकिन जब आगे चल के उसका इंजन स्टॉप हो जाता है तो कार आगे धीरे धीरे जाके स्टॉप हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रैक्शन बिटवीन द ग्राउंड सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट इन द मोशन। अभी ये किसके वजह से होता है? फोर्स ऑफ फ्रैक्शन की वजह से, जिसे हिंदी में घर्षण बोलते हैं।
अभी ये घर्षण जो होता है दो चीज़ों पे लगता है, एक रोड का जो सरफेस होता है और ऑब्जेक्ट, दोनों पे अप्लाई होता है। इन द ऑब्सेंस ऑफ द फ्रैक्शनल फोर्स, अगर फ्रैक्शनल फोर्स ऑब्सेंस है, अप्लाई नहीं हो रहा है, द ऑब्जेक्ट वुड हैव रिमेन्स इन मोशन, तो ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा मोशन में ही रहेगा। फ्रैक्शनल फोर्स इज वेरी यूजफुल इन अ डेली लाइफ, ये फ्रैक्शनल फोर्स जो होते हैं हमारे डेली लाइफ में बहुत ही यूजफुल होते हैं। वाइल वॉकिंग, चलते समय, वी पुश द ग्राउंड बिहाइंड द आवर फीट, जब हम चलते तो हम अपने पैरों से रोड को पीछे की तरफ ढकेलते हैं। इन द ऑब्सेंस ऑफ फ्रैक्शन वी विल स्लिप, अगर फ्रैक्शन नहीं होगा तो हम स्लिप खा सकते हैं, एंड विल नॉट बी एबल टू वॉक, और हम चल नहीं सकते। अब इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट वन टेंड्स टू स्लीप ओवर बनाना पील्स ऑन द स्ट्रीट, अभी आपने देखा केले के छिलके पे जब पैर पड़ता है तो हम स्लिप खा के गिर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारा फ्रैक्शन होता है वो एकदम रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली वन कैन स्लिप ड्यू टू मड, अभी दूसरे में कीचड़ में जब चलते तो भी हम स्लिप खा के गिर जाते हैं। बोथ ऑफ दिस एग्जाम्पल अकर ड्यू टू द रिड्यूस फ्रैक्शन, अभी दोनों एग्जाम्पल में क्या होता है, जो फ्रैक्शन हो जाता है वो रिड्यूस हो जाता है। अभी नेक्स्ट जो है यूज योर ब्रेन पावर जो पार्ट है, और ट्राई दिस, ये दोनों पार्ट हमारा सिलेबस से कट है, इसको नहीं पढ़ना है, इस साल इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते। नेक्स्ट, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। अभी बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस मीन्स होता है संतुलित बल, एंड अनबैलेंस मीन्स होता है असंतुलित बल। तो पहले हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स, टाई thick string on its two sides and kept it on the smooth table as shown in the figure. Take the strings on the both side of the table, tie weight pan of the equal masses of the two ends. अभी करना क्या है, एक टेबल लेना है, उस पर कार्डबोर्ड रखना है, कॉर्ड बॉक्स रखना है, और उसको धागे से बांधना है, और दोनों साइड्स हमको एक इक्वल वेट्स रखने हैं। The box does not move on the table if more mass is kept. The box does not move on the table. जब दोनों साइड इक्वल वेट होगा तो बॉक्स जो है कार्डबोर्ड का वो मूव नहीं होगा। इफ मोर मास इज केप्ट ऑन द वन साइड ऑफ द पैन, अगर हम एक साइड ज़्यादा वेट रखते हैं और एक साइड कम वेट रखते हैं तो जो बॉक्स है वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा जिधर ज़्यादा वेट है। इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन द बोथ ऑफ द पैन्स व्हेन द इक्वल अमाउंट ऑफ वेट्स आर केप्ट। दिस मीन्स बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन द बॉक्स, जब हम दोनों साइड इक्वल वेट रखे थे तो वहाँ पे बैलेंस फोर्स अप्लाई हुआ। विथ इफेक्टिव फोर्स इक्वल टू 0 एज द एक्टिंग ऑन द अपोजिट डायरेक्शन। ऑन द contrary, if more mass is kept on the one side of the pan, it starts moving on the direction of that pan with more mass. When unequal force are applied to the box on the two sides, the unbalanced force act on the box. जब हम एक साइड ज़्यादा वेट रखेंगे तो वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होगा, वो फोर्स जिधर ज़्यादा वेट है उस तरफ उसको खींचेगा। अब इसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। चिल्ड्रंस प्लेइंग टग ऑफ वॉर पुल द रोप इन देयर रिस्पेक्टिव डायरेक्शन। अभी आपने टग ऑफ वॉर खेल देखा होगा, उसमें भी यही होता है कि एक साइड ज़्यादा अगर फोर्स अप्लाई होता है तो रोप उस साइड खींच लेते हैं। नेक्स्ट, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड on a stationary object, it moves, its speeds and direction change. Similarly, a force is required to stop an object on the motion. अभी हमने क्या सीखा कि फोर्स, कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना है तो फोर्स अप्लाई होता है, और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए भी फोर्स अप्लाई होता है। नेक्स्ट देते हैं इनर्शिया। वी हैव सीन दैट एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्टेट्स ऑफ मोशन ड्यू टू द फोर्स। अभी हमने पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपना जो स्टेट्स है वो चेंज करता है बिकॉज ऑफ द फोर्स की वजह से। इन द ऑब्सेंस ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट्स exhibit a tendency to remain in existing state of motion. Let us see the following example. अभी एक हम एक्टिविटी करके देखते हैं इसके रिलेटेड। टेक अ पास कार्ड एंड kept in a 5 rupees coin on it. Now skillfully push the card, the coin straight away fall in the glass. अभी आपने किया होगा, एक कांच का ग्लास लेना है, उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखना है, उसके ऊपर 5 रुपीज़ का कॉइन रखना है, और हमको उस कार्ड को पुश करना है। पुश करने में क्या होगा, कार्ड जो होगा वो नीचे की तरफ गिर जाएगा और जो कॉइन है वो ग्लास में गिर जाएगा।
पे हम इसका डेफिनेशन देखते हैं इनर्शिया का। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। इसको हम जड़त्व बोलते हैं। दिस इज द व्हाई एन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी स्टेट इज रिमेन इन द सेम स्टेट, एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन रिमेन इन द स्टेट ऑफ द मोशन। अभी इसमें क्या होता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका जो स्टेट होता है उसमें ही रहना चाहता है। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। टोटल इनर्शिया के 3 टाइप्स है। तो फर्स्ट वन इज इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट। मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ द मोशन। The inherent property of an object due to which its states of motion cannot change, it's called as the inertia of motion. सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है वो उसका मोशन नहीं चेंज कर सकता तो उसे हम इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यू टू रिवॉल्व इवन आफ्टर इट स्विच ऑफ। अभी जब फैन को स्विच ऑफ करते हैं तो स्विच ऑफ करने के बाद भी वो रोटेट करता रहता है। Passengers sitting in the running bus get a jerk in the forward direction if the bus suddenly stop। अभी जब जो पैसेंजर होते हैं बस में जो बैठे थे, बस ने अगर अचानक ब्रेक मारा तो आगे की तरफ क्या होते हो, धक्का मिलता है उनको। डायरेक्शनल इनर्शिया, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट्स कैनॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड एज अ डायरेक्शनल इनर्शिया। एग्जाम्पल देखते हैं। अ व्हीकल ऑफ मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन सडनली टर्न्स, द पैसेंजर सिटिंग इन आर थ्रो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ टर्निंग। अभी जैसे कि हम कोई भी बस में बैठे हैं और बस ने अचानक में टर्न मारा तो हम क्या होते हैं, जितने भी पैसेंजर होते हैं वो सब उसके अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करने लगते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम, प्रेशर। You must have observed the tires of 2-wheelers and 4-wheelers getting pressurized. The air filling machine has to be pressure indicated dial or digital meter showing the digital reading on the pressure। अभी आपने देखा 2-wheeler and 4-wheelers के टायर को जब हवा भरा जाता है तो उसमें एक डिजिटल मशीन होती है जिससे उन्हें प्रेशर के बारे में पता लगता है। अभी प्रेशर का डेफिनेशन देखते हैं। अ फोर्स एक्सर्टेड perpendicularly on a unit area is called as a pressure. Pressure is equal to force upon area on which the force is applied। अभी जितना ज़्यादा एरिया होगा प्रेशर उतना कम लगेगा और जितना कम एरिया होगा प्रेशर उतना ज़्यादा लगेगा। अभी इसके लिए एग्जांपल देखते हैं। इजी टू कट वेजिटेबल्स फ्रूट्स एंड विथ शार्प नाइफ। अभी शार्प नाइफ नुकीले चाकू से हम आसानी से फलों और सब्जियों को काट सकते हैं, लेकिन अगर वो ब्लंट नाइफ रहेगा तो उसको हम आसानी से नहीं काट सकते। Unit of pressure, the SI unit of force is Newton and area is measured in meter square. Therefore, the SI unit of pressure in Newton per meter square and it is known as a Pascal. If area increases, pressure reduces for the same force, and if the area decreases, the pressure increases for same force। अगर एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर रिड्यूस होगा और एरिया अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा। For example, due to the natural adaptation of the bottom surface of the camel's feet are broad, hence the camel's weight is exerted on the large area and the pressure on the sand is reduced. This is the why camel's feet do not penetrate into the sand and it is become easy to walk। अभी इस एग्जाम्पल में हमको बताया कि रेगिस्तान में बालू पे जब ऊँट चलता है तो आसानी से चल सकता है। क्यों? क्योंकि नेचुरल अडेप्टेशन से क्या हुआ है कि उसका जो सरफेस है फीट का वो ब्रॉड हो गया है, जिसके वजह से जो प्रेशर है वो बालू पे कम लगता है और जिसके वजह से वो आसानी से बालू के अंदर उसके पैर धंसते नहीं है और आसानी से वो चल सकते हैं। प्रेशर ऑन सॉलिड्स। एयर प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स केप्ट इन द एयर व्हेन अ वेट इज केप्ट ऑन द सॉलिड, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन इट। अगर कोई भी सॉलिड है तो उस पर प्रेशर एक्सर्टेड होता है। दिस प्रेशर डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेट एंड द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन टू। अब वो डिपेंड करता है कि कितना एरिया उस फोर्स ने अप्लाई किया हुआ है। अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो यूज ऑफ ब्रेन पावर है उसे जगह से कट कर दिया है, तो हमको सिर्फ डायग्राम को देख के समझना है।
अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रेट लकड़ी है, उसके ऊपर 4 बुक रखे गए हैं, तो चारों को अलग अलग जगह पे रखा गया जिससे वहाँ पे प्रेशर कम अप्लाई हो रहा है। लेकिन जब वही चारों बुक एक साथ जब एक ही जगह पर रहेंगे तो एरिया कम हो जाएगा, जिससे वजह से उस जगह पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। प्रेशर ऑन लिक्विड इस सिलेबस से कट है, इसका दूसरा जो एक्टिविटी है वो भी कट है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं गैस प्रेशर पे। If a balloon is inflated by the filling air by the mouth, it inflated on all sides। जब हम बलून में हवा भरते तो ऑल साइड से वो भरना शुरू होता है। इफ़ अ पिन होल इज क्रिएटेड ऑन द बलून, जब हम पिन से उसमें होल करते हैं तो एयर लीक्स आउट एंड द बलून डज नॉट इन्फ्लेट फुली। जिसकी वजह से क्या होता है, जो एयर होता है वो रिलीज हो जाता है और बलून फुल नहीं पाता है। It is realized that like a liquid, gas also exerted pressure on the wall of the container। लिक्विड की तरह गैस भी क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं उसके कंटेनर पे इन ऑल डायरेक्शन। ऑल गैसेज एंड लिक्विड हैव अ कॉमन नेम फ्लूइड। अभी ऑल गैसेज एंड लिक्विड को हमने कॉमन नाम दिया है फ्लूइड। फ्लूइड्स इन अ कंटेनर exert pressure from within on the walls and the bottom of the container। अभी जिस चीज़ में हम उसको भरते हैं उस चीज़ पे वो उसके बॉटम में उसके आउटर साइड में सब क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं। अ लिक्विड इनक्लोज इन द कंटेनर एक्सर्ट्स इट्स प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन एट द पॉइंट विद इन द फ्लूइड्स। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एयर सराउंड्स द अर्थ फ्रॉम द ऑल साइड्स। This layer is called as the atmosphere। The atmosphere exerted about 16 किलोमीटर हाइट, जो हमारा अर्थ सरफेस है उसके ऊपर जितने भी एयर के लेयर है उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और ये 16 किलोमीटर ऊंचा तक है। इट्स फर्दर एक्सटेंड अप टू अबाउट 400 किलोमीटर इन द डाइल्यूट फॉर्म। द प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू द एयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर से क्रिएट होता है उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। Imagine that a very long hollow cylinder of the unit cross sectional area is standing on the surface of the earth। अभी हमको एक इमेजिन करना है कि ये एक बहुत बड़ा सा सिलेंडर जो है हमारे पृथ्वी के सरफेस पर है। इट कंटेन्स एयर, उसके अंदर हवा है। वेट ऑफ द एयर इज एट द फोर्स अप्लाइड टू द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस मीन्स दैट द एटमॉस्फेयर इज द रेशियो ऑफ द वेट डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द सरफेस। The air pressure at the sea level is called as a 1 atmospheric pressure। Air pressure decreases as one goes up in height from the sea level। जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे जो प्रेशर होता है वो डाउन होता जाता है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो अर्थ सरफेस पे जो प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। We constantly bear the atmosphere on your heads, however the cavity of our body also filled with air and arteries and veins are filled with blood। Therefore we do not get crushed under water and due to the atmospheric pressure as the pressure is balanced। अब ये बियॉन्ड फोर्स का जो पार्ट है वो हमारा कट है। तो लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं नीचे की तरफ। It becomes easier to swim in a sea water than in the fresh water। अभी सी वाटर में स्विम करना इजी होता है एज कम्पेयर टू फ्रेश वाटर। दिस इज बिकॉज ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज हाइयर देन द डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर। अभी डेंसिटी ऑफ सी वाटर ज़्यादा होता है और फ्रेश वाटर का डेंसिटी कम होता है ड्यू टू द सॉल्ट डिजॉल्व इन द सी वाटर। अब इसका रीज़न क्या है कि सी वाटर में हमारे सॉल्ट डिजॉल्व होते हैं। In this book we have seen that lemon sinks in a glass filled with water। अभी लेमन जो होता है वो ग्लास के ऊपर ग्लास के पानी में क्या होता है, तैरता है, बट इट फ्लोट्स when we stir the 2 spoon of salt in the water। अब उस पानी में 2 ग्लास नमक डाल देंगे तो उस पर क्या होगा, तैरेगा, लेकिन वही नॉर्मल पानी में वो डूब जाता है। In salty water, the buoyant force exerted the gravitational force। What is understood from these two examples? Buoyant force depends on 2 factors। अभी buoyant force जो होते हैं वो 2 factors पे डिपेंड करते हैं। वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या है। द buoyant force is more if the volume of the dipping object is more। buoyant force ज़्यादा होगा जब उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। Density of liquid, more the density of liquid, more is the force of buoyant। जितना डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उसका buoyant force भी ज़्यादा होगा।
अब यहाँ पे हमारे सामने तीन कंडीशन होता है. हाउ इट इज डिसाइडेड दैट द ऑब्जेक्ट लेफ्ट इन द लिक्विड विल गेट सिंक इन द लिक्विड, विल फ्लोट ऑन द सरफेस और विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड. अभी वो लिक्विड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आने को डूबेगा कि तैरेगा कि उस लिक्विड के अंदर तैरेगा. तो फर्स्ट कंडीशन है द ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इफ द बियॉन्ड फोर्स इज लार्जर दैन इट्स वेट्स. अब वो तैरेगा कब, जब उसका उस ऑब्जेक्ट का बियॉन्ड फोर्स इज लार्जर होगा उसके वेट से. द ऑब्जेक्ट सिंक इफ द बियॉन्ड फोर्स इज स्मॉलर दैन इट्स वेट्स. अब उसका बियॉन्ड फोर्स अगर स्मॉलर है वेट से तो वो डूब जाएगा. ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इनसाइड द लिक्विड, पानी के अंदर तैरेगा कब, जब बियॉन्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट, जब उसका बियॉन्ड फोर्स उसके वेट से इक्वल होगा. नेक्स्ट देखते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल. अब इसके लिए आपको एक एक्टिविटी करनी है. टेक अ लॉन्ग रबर बैंड एंड कट इट एट द वन पॉइंट. एक रबर बैंड लेनी है, रबर का टुकड़ा लेना है, उसको एक साइड से कट करना है. एट वन ऑफ इट्स साइड टाई अ क्लीन वॉश स्टोन ऑफ 50 ग्राम वेट एज शोन इन द फिगर. अब उसके एक साइड को 50 ग्राम के पत्थर से बांध देना है. नाउ होल्ड द अदर एंड ऑफ द रबर बैंड एंड मेक अ मार्क देयर. फिर उसको क्या करना है, उस रबर बैंड को ऐसे हाथों से पकड़ के लटकाना है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं. फिर उसको मेजरिंग करना है मीटर से कि वो कितने लेंथ में है. अभी क्या करना है, कंटेनर में पानी भरना है, फिर उस कंटेनर में फिर से उस रबर बैंड को डुबोना है. तो आप क्या देखोगे, वो रबर बैंड जो होता है धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है उसका साइज. तो ऐसा क्यों होता है? While dipping the stone in the water, length of the stretched rubber gets slowly reduced and a minimum when it sinks completely. What could be the reason for the smaller length of the rubber band in the water? तो इसका रीजन देखते हैं. When the stone is sunk in the water, जब हम उसको पानी में डुबोते हैं, beyond force act on it, उसके ऊपर क्या होता है, beyond force अप्लाई होने लगता है upward direction, मींस ऊपर की दिशा में. The weight of the stone acts downward, लेकिन वो पत्थर का वेट नीचे की तरफ जाता है. Therefore the force which act on its downward direction effectively reduced, जिससे वजह से उसका फोर्स क्या होता है, नीचे आते थे रिड्यूस हो जाता है. How much is the magnitude of the beyond force? When an object is partially or fully immersed in the liquid, a force of beyond force act on it in the upward direction. जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आधा या पूरी तरह से पानी में डुबोते तो उसके ऊपर बियॉन्ड फोर्स अप्लाई होता है ऊपर की दिशा में. दिस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. तो उस फोर्स, ये जो फोर्स होता है वो उसके फ्लूइड के वेट के बराबर होता है जो ऑब्जेक्ट ने डाला हुआ है. तो ये हमारा आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, ये हमको बाय हार्ट रखना है, इंपॉर्टेंट है. लास्ट पार्ट देखते हैं इसका. डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला है. द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब. द प्रॉपर्टी डेंसिटी इज वेरी यूजफुल इन डिसाइडिंग द प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस. अभी डेंसिटी का जो प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस के प्योरिटी में यूज होता है डिसाइड करने में. द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर. अभी रिलेटिव डेंसिटी का जो फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर. दिस बीइंग a ratio of equal physical quantities, it has no unit. अब इसके लिए कोई यूनिट नहीं होता. Relative density of substance is called as a specific gravity. इसे specific gravity भी बोलते हैं. तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है.